ज्यादा कमाना आपको अमीर नहीं बना रहा, बल्कि यही आदत आपको गरीब बनाए जा रही है। अगले साल आप यही कहेंगे, काश ये बातें 2026 से पहले समझ ली होती तो अच्छा होता। अक्सर लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं कि उनकी सैलरी कितनी बड़ी है, लेकिन असली खेल यहाँ होता है हर महीने आपके पास कितना पैसा बच रहा है। यानी कमाई से ज्यादा जरूरी है खर्चों के बाद हाथ में क्या बचा। इसे ही कैश फ्लो कहते हैं। अगर खर्च, ईएमआई और लाइफस्टाइल कंट्रोल में नहीं है तो ज़्यादा कमाने वाला इंसान भी पैसों की टेंशन में रह सकता है। मान लो राहुल की इनकम हाई है, लेकिन उसका कैश फ्लो बहुत खराब है। उसकी मंथली इनकम 1.5 लाख रुपए है। ईएमआई, रेंट, कार, लोन, लाइफस्टाइल खर्च, ये सब मिला के 1,45,000 उसके खर्च हो जाते हैं महीने के। और उसकी मंथली सेविंग, जो कि उसका कैश फ्लो है, 5,000 रुपये बचते हैं। वहीं दूसरे सिनेरियो में रोहित है, उसकी इनकम कम है लेकिन स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है। उसकी मंथली इनकम 60,000 रुपये है, लेकिन उसकी सिंपल लाइफस्टाइल है। खर्च कंट्रोल में है, मोटा मोटा उसका 40,000 रुपये खर्च हो जाता है, लेकिन उसकी मंथली सेविंग 20,000 रुपये है। अब बताओ, असल में फाइनेंशियली कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, राहुल या रोहित? बड़ी सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती, बल्कि हर महीने बचने वाला पैसा और उसका सही इस्तेमाल आपको अमीर बनाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग भी बन जाए तो क्या वो अपने आप सेफ रहता है? सच ये है कि अगर खर्चों पे नजर रखी गई तो यही कैश फ्लो धीरे धीरे गायब भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे खर्च और ईएमआई को बिना सोचे समझे नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि राइजिंग एक्सपेंस, ईएमआईज और इम्पल्सिव लोन्स धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खत्म कर देते हैं। मान लो दिवाली या किसी हॉलिडे सेशन में अट्रैक्टिव ऑफर्स देखकर लोग नया फोन नो कॉस्ट ईएमआई पर ले लेते हैं या फिर पर्सनल लोन उठा लेते हैं। उस टाइम लगता है कि साल में एक बार ही तो है, एक बार चलता है, मैनेज हो जाएगा। लेकिन बाद में वही ईएमआई हर महीने कैश फ्लो को टाइट कर देती है, सेविंग रुक जाती है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। इसीलिए इमोशनली ड्रिवन स्पेंडिंग नहीं करनी चाहिए, और यही अपने कैश फ्लो को सेफ रखने का सबसे अच्छा तरीका है। यही कारण है कि पैसों के मामले में सिर्फ कमाना काफी नहीं होता, सबसे जरूरी होता है उसे सही टाइम पर अलग करना। इसका मतलब बहुत सिंपल है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, पहले खर्च करते हैं, बिल्स, शॉपिंग, बाहर खाना, ईएमआई, और फिर सोचते हैं कि जो पैसा बचेगा उसे सेव कर लेंगे। लेकिन सच ये है कि महीने के आखिर में कुछ भी नहीं बचता, पैसा चुपचाप गायब हो जाता है। इसीलिए सही तरीका है पहले सेव करना और बाद में खर्च। जैसे ही सैलरी आए उसी दिन एक फिक्स अमाउंट आपके सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में चली जानी चाहिए। सेविंग आपकी इच्छा या डिसिप्लिन पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऑटोमेटिक होनी चाहिए। एसआईपी, आरडी, पीएफ, एनपीएस या अलग सेविंग अकाउंट जो भी हो, उसे ऑटो डेबिट पर सेट कर दीजिए। खासकर इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट सेविंग्स जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आसान होगा। छोटी अमाउंट से भी शुरुआत करेंगे तो टाइम के साथ वो अमाउंट बड़ी बन जाती है। अगर आपने पहले सेव कर लिया तो बाकी पैसे में आप आराम से खर्च मैनेज कर पाएंगे। और हमेशा याद रखो, जो पहले सेव होता है वही सच में आपका पैसा होता है। जब सेविंग अपने आप होने लगती है तब एक और सच सामने आता है, जो कि है कुछ पैसे सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि उस जिंदगी के लिए भी चाहिए जहां हम काम नहीं करेंगे लेकिन खर्च हमारे रुकेंगे भी नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अभी सैलरी कम है, इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग बाद में करेंगे, जब इनकम ज्यादा होगी तब इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि परफेक्ट इनकम का इंतजार करने से कंपाउंडिंग का सबसे कीमती टाइम निकल जाता है। रियलिटी ये है कि आज की गई छोटी सी नियमित इन्वेस्टिंग फ्यूचर में किए जाने वाले बड़े इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। अगर कोई इंसान 25 साल की उम्र में 1000 महीना इन्वेस्टिंग से शुरू करता है और 60 साल तक लगभग 12% रिटर्न पाता है, तो उसके पास करीब 1.5 करोड़ का फंड बन सकता है। जबकि दूसरा इंसान 35 साल की उम्र में 10,000 महीना इन्वेस्टिंग शुरू करता है और वही 12% रिटर्न पाता है, तब भी 60 साल तक उसका फंड लगभग 1 करोड़ के आसपास ही पहुंचता है। यानी ज्यादा पैसा लगाने के बाद देर से शुरुआत करने वाला इंसान पीछे रह जाता है।
और जल्दी शुरू करने वाला इंसान कंपाउंडिंग की ताकत से आगे निकल जाता है। इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग में अमाउंट से ज्यादा जरूरी सही टाइम होता है। जब सैलरी बढ़ेगी ना तब शुरू करूंगा, ये सोचने के बजाय आज जितना हो सके उतना शुरू करूंगा, यही सोच एक सेफ फ्यूचर की फाउंडेशन बनती है। जब हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आज से ही सही फैसले लेना सीख जाते हैं तो यही समझ जिंदगी के बाकी पैसों से जुड़े फैसलों में भी काम आती है। दान का असली जादू तब सामने आता है जब आप इसे सोच समझ कर करते हैं। अचानक या मजबूरी में किया गया दान कभी सेटिस्फेक्शन नहीं देता, बल्कि सिर्फ स्ट्रेस और पछतावा लाता है। इसीलिए अपने दिल और बजट के अकॉर्डिंग प्लान बनाएं कि आप किस कारण या किस संस्था के लिए दान करेंगे और कितनी अमाउंट देंगे। यहाँ पे दान करने से मतलब है इन्वेस्टिंग करना। जब ये आपका इरादा बन जाता है तब दान सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, बल्कि ये आपकी वैल्यू और सोच का असली रिफ्लेक्शन बन जाता है। आप ये महसूस करेंगे कि आपने सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि दूसरों की जिंदगी में फर्क डालने का सचमुच का प्रयास किया है। दान की शक्ति तब पूरी होती है जब इसे खुशी और विश्वास के साथ दिया जाए, न कि अपराध बोध या मजबूरी के साथ। जैसे दान देने का असली असर तभी महसूस होता है जब इसे सोच समझकर और खुशी के साथ किया जाए, वैसे ही हमारी फाइनेंशियल हैबिट का असली कंट्रोल तब आता है जब हम अपने नंबर्स को जानते हों और उन्हें नियमित रूप से समझते हों। अगर आप रोज या हफ्ते में एक बार अपना बैंक बैलेंस और स्टेटमेंट चेक करते हैं तो आप छोटे छोटे पैसों के नुकसान को टाइम रहते पकड़ सकते हैं, वरना यही नुकसान धीरे धीरे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन जाता है। अक्सर हम ध्यान नहीं देते कि कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है, कौन सी सब्सक्रिप्शन चुपचाप से पैसे काट रही है, या फिर कौन सा छोटा सा खर्च हर महीने रिपीट हो रहा है। मान लो आपने किसी OTT या म्यूजिक ऐप का फ्री ट्रायल लिया था, ट्रायल खत्म हुआ लेकिन आप उसको कैंसिल करना भूल गए। अब हर महीने 199 रुपीज अपने आप कट रहे हैं। अगर आप 6 महीने तक स्टेटमेंट नहीं देखते तो 199 इंटू 6 मंथ्स इज इक्वल टू 1194 रुपए बिना जरूरत के उड़ गए। लेकिन अगर आप हर महीने स्टेटमेंट चेक करते तो पहले ही महीने में पकड़ लेते और तुरंत कैंसिल कर देते। मान लो आप रोज बाहर से चाय नाश्ता लेते हैं 50 रुपए रोज का। आपको लगता है कि इतना तो चलता ही है, लेकिन स्टेटमेंट देखने पे पता चलता है कि 50 रुपए इंटू 30 दिन इज इक्वल टू 1500 रुपए महीने के, और 1500 इंटू 12 महीने इज इक्वल टू 18,000 साल का आप चाय नाश्ते में ही उड़ा दे रहे हो बाहर खाना खा के। यही पैसा आप SIP, इमरजेंसी फंड या सेविंग में डाल सकते थे। रेगुलर बैंक चेक इज इक्वल टू पैसे पे कंट्रोल। छोटे लीक्स जल्दी पकड़ में आते हैं, वरना वही छोटे खर्च फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। जब आप रोजमर्रा के पैसों पर इतनी पकड़ बना लेते हैं तो अगला जरूरी कदम होता है उन फैसलों पर ध्यान देना जो साल के अंत में आपकी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर बदल सकते हैं। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि CA, अकाउंटेंट या कंपनी का पेरोल सिस्टम सब कुछ अपने आप सही कर देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रोफेशनल्स भी ह्यूमंस होते हैं, उनसे भी छोटी छोटी चीजें मिस हो सकती हैं। अगर आप खुद टाइम पर अपने टैक्सेस और इन्वेस्टमेंट को चेक नहीं करेंगे तो बाद में भारी टैक्स, पेनल्टी या रिग्रेट झेलना पड़ सकता है। प्रोएक्टिव रहने का मतलब है अपनी इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन को खुद समझना, ये देखना कि लिमिट क्रॉस तो नहीं हो रही है, और ये कंफर्म करना कि TDS, टैक्स विद होल्डिंग, सही अमाउंट में हो रहा है या नहीं। मान लो आप हर साल ELSS म्यूचुअल फंड में 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो और सोचते हो कि ये ऑटोमेटिकली ATC में टैक्स डिडक्शन के लिए काउंट हो जाएगा, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया पर प्रूफ HR या CA को देना भूल गए। रिजल्ट, सैलरी से पूरा टैक्स कट गया, 45,000 से 50,000 एक्स्ट्रा टैक्स चला गया। बाद में रियलाइज हुआ कि अरे डिडक्शन तो मिस हो गया। अगर आपने प्रोएक्टिव होकर एयर के बीच में इन्वेस्टमेंट प्रूफ चेक किया होता या फॉर्म 16 आने से पहले रिव्यू किया होता तो ये नुकसान अवॉइड हो सकता था। मान लो आपकी PF प्लस एम्प्लॉयर PF प्लस VPF मिलाकर कंट्रीब्यूशन साल में 7.5 लाख से ज्यादा हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि 7.5 लाख से ऊपर की PF कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन आपको इसका पता ही नहीं चला और एंड रिजल्ट क्या हुआ? टैक्स नोटिस, एक्स्ट्रा टैक्स प्लस स्ट्रेस, और काश पहले देख लिया होता ये वाला रिग्रेट। अगर आपने प्रोएक्टिव रहकर मिड एयर PF स्टेटमेंट चेक किया होता तो एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन ब्रेकअप पूछा होता तो आसानी से प्लानिंग हो सकती थी।
जब आप टैक्स और इन्वेस्टमेंट में प्रोएक्टिव रहते हैं तो एक बात साफ समझ में आने लगती है, फाइनेंशियल सेफ्टी सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि पैसों को सोच समझकर इस्तेमाल करने से बनती है। अक्सर हम किसी चीज को सिर्फ इसीलिए खरीद लेते हैं क्योंकि उस पे भारी डिस्काउंट लिखा होता है। हमें लगता है कि इतनी सस्ती मिल रही है, बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि डिस्काउंट किसी चीज को अपने आप किफायती नहीं बनाता। अगर कोई चीज खरीदने के बाद आपके महीने का बजट बिगड़ जाता है, ईएमआई का प्रेशर बढ़ जाता है या जरूरी खर्चों जैसे किराया, राशन, सेविंग इन पे असर पड़ता है, तो वो खरीदारी समझदारी नहीं कहलाती, चाहे ऑफर कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो। समझदारी से खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद पर खर्च ही ना करें, बल्कि ये है कि आप जानबूझकर इंटेंशनली खर्च ना करें। पहले खुद से पूछें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्या मैं इसे बिना किसी तनाव के अफोर्ड कर सकता हूँ? क्या ये खरीद मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ मेल खाती है? और याद रखो, पैसा कम खर्च करने से नहीं बचता, बल्कि सही जगह खर्च करने से बचता है। जो चीज आपके बजट से बाहर है वो डील नहीं, वो सिर्फ एक महंगा लालच है। जब आप हर खर्च को अपनी जिंदगी के बड़े फाइनेंशियल प्लान से जोड़कर देखने लगते हैं, तब पैसों के फैसले इमोशन से नहीं, डायरेक्शन से होने लगते हैं। और यही सोच हमें साल 2026 की फाइनेंशियल तैयारी की असली तस्वीर दिखाती है। 2026 में फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि आप कितना ज़्यादा कमाते हैं, बल्कि इस पे डिपेंड करेगी कि आपने अपने पैसों को कितनी समझदारी से मैनेज किया है। आज के टाइम में इनकम बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कैश फ्लो का सही मैनेजमेंट करना। यानी जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, कितना बच रहा है और किस चीज़ में फंस रहा है, ये देखना ज़रूरी है। इसके साथ साथ स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट्स को ऑटोमेट करना बहुत ज़रूरी होगा, जैसे हर महीने अपने आप एसआईपी कटना, सेविंग अकाउंट में ऑटो ट्रांसफ़र होना या ईएमआई टाइम पर कट जाना। इससे डिसिप्लिन बना रहता है और पैसों के फैसले इमोशंस के बजाय सिस्टम के हिसाब से होते हैं। एक और ज़रूरी बात है अपने नंबर से वाकिफ रहना। आपको ये साफ साफ पता होना चाहिए कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, खर्च कितना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ लगी है और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से कितनी दूर या कितने पास हैं। जब तक नंबर्स क्लियर नहीं होंगे तब तक फाइनेंशियल ग्रोथ भी क्लियर नहीं होगी। आखिर में 2026 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उन लोगों के पास होगी जो पैसों से जुड़े फैसले को सोच समझ कर लेंगे, चाहे वो खर्च करना हो, सेव करना हो या डोनेट करना हो या फिर टैक्स प्लानिंग करनी हो। बिना सोचे खर्च करने के बजाय इंटेंशनल स्पेंडिंग, बिना दबाव के सेविंग और सही टाइम पर टैक्स प्लानिंग आपको लंबे टाइम में मजबूत बनाएगी। आसान भाषा में कहें तो आने वाला टाइम ज़्यादा कमाने का नहीं है, बल्कि सही तरीके से पैसे चलाने वालों का होगा। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।